जी नमस्कार सभी को, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। तो मैं समस्तीपुर टाउन के फेसबुक पेज पर जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इन दिनों मैं काफ़ी लोगों से बात करता रहता हूँ, विशेषकर जो बिहार के युवा हैं और संपूर्ण भारत के युवा हैं, उनको किस प्रकार से एक बेहतर भविष्य बनाएं, इस विषय पर जो प्राचीन सफलता के सूत्र हैं, जो आधुनिक कार्य काल में भी हम लोग जिसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर मैं अक्सर बातें करता हूँ। समस्तीपुर जिला की जब बात करता हूँ, जब बात हुई, जब उन्होंने आमंत्रित किया कि हमारे फेसबुक पेज पर आइए और संबोधित कीजिए, और विषय बड़ा यूनिक था, मिथिला मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और भविष्य में युवाओं की भूमिका। इसी विषय पर मैं बात करूंगा, परंतु समस्तीपुर से जो विशेष लगाव है उससे बात प्रारंभ अवश्य करूंगा, क्योंकि आमतौर पर लोग जानते हैं रहने वाला मैं बेगूसराय का हूं और कार्य क्षेत्र में भी कभी समस्तीपुर उस प्रकार से नहीं रहा, लेकिन समस्तीपुर से एक बड़ा ही विशेष लगाव बचपन से रहा है। मेरी माँ समस्तीपुर के ही हैं, गांव पड़ता है पचपैका, उजियारपुर थाना पड़ता है। बचपन में जितने भी मेरे छुट्टियां बीतती थीं, छुट्टियां उसी स्थान पर अक्सर गर्मियों में या जाड़े में बिताता था। मुझे याद है शुरू में 1980 से 85 के बीच जब जाते थे तो गांव में बिजली आती थी। बाद में धीरे धीरे बिजली के दर्शन भी नहीं होते थे। बिल्कुल ही सुदूर एक गांव है, और उस गांव में जब मेरा रहना हुआ तो बचपन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। गांव में घूमना, इस मौसम में गर्मियों में आम के बगीचे में जाना, आम तोड़ना, और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आईपीएस बना तो उसमें भी कहीं न कहीं गांव के उस समय का किस प्रकार से योगदान रहा है वो मैं अक्सर बताता हूँ। बगल में एक स्थान था पांडव स्थान, पाण के नाम से बहुत लोग जानते हैं। बहुत छोटा था उस समय, 91 की बात है, जब एक दिन मैंने देखा बहुत लोग वहाँ से ईंटें पत्थर कुछ और सामग्री चुरा कर ले जा रहे हैं। मैंने भी टोका, जो लोग लेके जा रहे थे उन्होंने एक ईंटा दिखाया था, मुझे आज भी याद है, बड़ा लंबा सा ईंटा था। उस ईंटे पे 3 लकीरें बनी हुई थी। देखने से बहुत स्पष्ट था कि ईंटा आज का नहीं है, बहुत ही पुराना ईंटा है। और लेकिन देखकर मेरे मन में एक बड़ा कौतूहल भी हुआ कि कहाँ से ला रहे हैं, किस प्रकार से ला रहे हैं, कौन से लोग इसका इस्तेमाल कभी करते होंगे। रात भर में सो नहीं पाया जब ये सोच रहा था कि लोग इसको नष्ट कर देंगे, ये तो सारी चीज़ें ले जाएंगे। कुछ लोग घर बनाने भी ले गए, मैंने सुना कुछ लोगों को सिक्के भी मिले हैं और सिक्के लोग ले गए हैं। उसने मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि वहाँ पुलिस आ गई है, पुलिस ने आकर वहाँ पे लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया है, प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। तब एक बच्चे के मन में वो भावना जगी कि प्रशासन की शक्ति क्या हो सकती है, और कहीं न कहीं सूत्र मेरे मन में आया कि भविष्य में अगर ऐसी किसी भूमिका में देश में योगदान दूंगा तो निश्चित ही मैं प्रयास करूंगा। बचपन की बात थी, आगे और लंबी यात्रा चलती रही। नालंदा गए, इतिहास से प्रेरणा ग्रहण किया, सोचने लगा पूर्व का बिहार आज का बिहार कितना अंतर है और इस अंतर को कैसे दूर किया जाए। बहुत समस्याएं थी, अक्सर मैं बताता रहता हूँ। जब आईआईटी में मैंने तैयारी कर रहा था, किस प्रकार पेपर लीक हुए बिहार से हुआ। आईआईटी जब पढ़ने गए, पिताजी बेगूसराय में पोस्टेड थे, आने में समस्या होती थी, पकड़ के शादी का डर था। तो बहुत सारे अजीब अजीब से भय मैं बिहार जी रहा था, उसको मैं देख रहा था। उसमें मेरे मन में भावना जगी कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो चलता रहेगा, मैं भी बाद में लौट के आऊँगा तो क्या होगा, फिर वही समस्या रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं। तो मैंने अपने जीवन में क्या योगदान दिया, ये सोचकर तब मैंने सिविल सेवा की तैयारी आईआईटी में रहते हुए प्रारंभ की थी। और आज कृपा रही 2003 से लगातार बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आजकल मैं एक प्रयास करता हूँ युवाओं से बात करने की। करीब 2013 से मैंने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया था सांस्कृतिक विरासतों पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं। और उसके क्रम में जो इतिहास से मेरी यात्रा चल रही थी, जब मैंने लिखना शुरू किया, लोगों के साथ साझा करना शुरू किया, तो मैंने देखा और भी कई लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो आज समस्तीपुर की मैंने बात कर रहा था, गांव की बात कर रहा था, किस प्रकार से पांडव स्थान ने बचपन में मेरे मन में वो भावना डाली। बहुत बाद में मैंने पांडव स्थान पर भी बहुत डिटेल में ब्लॉग लिखा है। तो जब सांस्कृतिक विरासत की हम बात करेंगे तो निश्चित ही जो चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले मिथिला, मिथिला क्या है? नाम सुनने से ही बड़ा प्राचीन लगता है। सब लोग जानते हैं सीता माता वहीं की थी, बहुत और भी प्राचीन बातें हो सकती हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण यदि हम उसके भूगोल की बात करते हैं, जो बातें लिखी गई पुराने किताबों में,
तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में गंडक, नारायणी और पश्चिम में नारायणी और पूरब में कोसी। इस क्षेत्र को मिथिला के रूप में परिभाषित किया गया। और मिथिला एक बड़ा ही यूनिक नाम सुनते ही आपको एक अजीब सी भावना जगती है, क्योंकि मिथिला बड़ा प्राचीन क्षेत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जब मिथिला की हम लोग करते हैं तो सबसे याद आता है वेदांत। वेदांत उपनिषद की भूमि रही है मिथिला। प्राचीन काल में वेदों को ज्ञान का भंडार स्रोत माना गया। वेदों की रचना कहाँ हुई सब लोग अवगत हैं। सरस्वती के किनारे पश्चिमी भारत में, जिसमें आज कई क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ते हैं, कुछ पंजाब में है, राजस्थान में है, उन क्षेत्रों में वेदों की रचना मानी जाती है। लेकिन वेदांत की जब रचना की हम बात करते हैं, तो जितने भी श्लोक पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, तो उसकी रचना मिथिला में ही दिखती है। जितने बड़े ऋषि हुए, उनके जो कार्यस्थल थे, जनक के दरबार में जो जिस प्रकार से सभाएं होती थी, तो मिथिला की जो बात है, सबसे जो पहली बात जो पॉइंट आउट करती है, एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, बौद्धिक परंपरा मिथिला की बड़ी प्राचीन है। और इस प्राचीन परंपरा का जो अवलोकन करेंगे, हम देखेंगे, तो बड़ा आनंद आता है। आप अगर बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों से आप आज भी रिलेट कर सकते हैं। जब मैं गांव जाता था और उस प्रकार से देखता था, बिजली थी नहीं, रोशनी कैसे लोग करते थे, किस प्रकार से भोजन बनता था, लकड़ियाँ लोग लाते थे, बहुत सारी चीज़ों में उस प्राचीन काल की कल्पना आदमी साक्षात कर सकता था। और उस प्राचीन काल में जब मैं सोचता, उपनिषद भी उस समय पढ़ता, तो बहुत सारे मंत्र बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल सामने ही घटे हुए। और जो सोच है, उपनिषदों में जो सोच की बात की गई, तो बहुत सारे दार्शनिकों ने जब उसको पढ़ा है तो माना है कि अगर विश्व में मानव मस्तिष्क कहीं सबसे अधिक विकसित हुआ तो भारत की तरफ है। और भारत में भी सबसे अधिक यदि कहा जाता है तो उपनिषदों के कारण कहा जाता है, जिसकी रचना स्थली मिथिला है। लेकिन आज का युवा कितना कनेक्टेड है अपने रूट से। कितने लोग जानते हैं याज्ञवल्क्य को, कितने लोग जानते हैं गार्गी को, मैत्रेयी को, अष्टावक्र को। ये सभी जो थे उस समय के ज्ञानी लोग थे। और इसमें बड़ी अच्छी बात ये थी कि अगर भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की बात करें, महिलाओं की बौद्धिक क्षमता, सभाओं में उनका आना जाना, तो सबसे अच्छे उदाहरण मिथिला में ही मिलते हैं। मिथिला ही वो स्थान है जहाँ पर गार्गी सभा में जाती हैं और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती हैं। बड़ा अच्छा संवाद होता है। तो प्राचीन काल में जब हम देखेंगे सांस्कृतिक विरासत में, तो ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। आगे भी जब मिथिला के इतिहास को अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं बहुत सारे अन्य विद्वान निश्चित रूप से समय समय पर आते रहे, उन्होंने अपना योगदान दिया। मध्यकाल में जब हम बात करते हैं तो महाकवि विद्यापति की बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर के आती है। किस प्रकार से उनका योगदान पूरे साहित्य में रहा है, इससे हम सभी लोग अवगत हैं। आज भी मंदिरों में विद्यापति के गीत, उनके भजन निश्चित सुनने को मिलते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की एक परंपरा चलती रही। और संस्कृत की पढ़ाई जब अन्य क्षेत्रों में प्रभावित हुई, उस समय भी मिथिला ने उस पढ़ाई को बनाकर रखा। अलग अलग गांवों में आज भी परंपराएं जीवित हैं। सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करेंगे तो एक तो बात ज्ञान की हो गई, ज्ञान की पूरी परंपरा थी जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में भी मिथिला का इतिहास हाल तक लोग मानते थे पुराना है, प्राचीन है, तो सभी जानते थे। लेकिन उसमें पूरे मिथिला के अनेक क्षेत्रों में किस प्रकार से कितना प्राचीन हो सकता है, इसकी परिकल्पना जब लोग करते थे तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोग मानते थे कि मिथिला में तब सभ्यता आई होगी। लेकिन अभी हाल में जो उत्खनन हुए समस्तीपुर जिले में पांडव स्थान में, उसने बताया कि लगभग आज से 6500 वर्ष पूर्व, 4500 ईसा पूर्व में ही अच्छी से सभ्यता के निशान मिलते हैं, जिसमें लोग अच्छे से समाज में रह रहे थे और विभिन्न माध्यमों का उपयोग भी कर रहे थे। और आगे हम जाते हैं, उसमें पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि पांडव स्थान में लगभग 4500 वर्ष पूर्व से लेकर गुप्त काल तक लगातार सभ्यता के निशान थे। और केवल सभ्यता के निशान ही नहीं थे, इतने प्राचीन काल में व्यापार भी था। पश्चिमोत्तर भारत से व्यापार चलता था, अन्य क्षेत्रों से व्यापार चलता था, उसके भी निशान एक छोटे से उत्खनन में मिले हैं। बहुत सीमित उत्खनन हुआ, उसमें इतना कुछ एक क्षेत्र से मिला, और ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। हर जिले में, हर गांव में, आसपास में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जाने जाते हैं जो प्राचीन काल से लोग वहाँ रहते थे। बहुत ज़्यादा सर्वे नहीं हुआ है। और मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नदियों का प्रभाव काफ़ी रहा है। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हुए जो कई बार नदी का कोर्स कुछ और था, बाद में कोर्स बदल गया, तो लोगों ने उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए।
बहुत सारे ऐसे स्थान आज वीरान पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर उत्खनन नहीं हुआ, लोग जानते नहीं। अगर हम जानेंगे तो जो पांडव स्थान बता सकता है। तो पांडव स्थान पर जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उस समय महाभारत में जो रास्ते थे जिनका प्रयोग किया जाता था, उसमें मैंने देखा गंगा किनारे एक पूरी श्रृंखला थी शहरों की, जिसमें लोग रहते थे। और इन स्थानों पर निश्चित ही जब पांडवों का वैसा उस समय जो आवागमन होता होगा तो इन मार्गों का उपयोग किया जाता रहा होगा। इसमें मंगलगढ़ है, जयमंगलागढ़ है बेगूसराय में, ये सारे साइट्स इसी प्रकार के हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पांडव स्थान की हम लोग बात कर रहे थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बताने के लिए कि कितना प्राचीन मिथिला में क्षेत्र, कितने प्राचीन क्षेत्र रहे हैं। ऐसे असंख्य क्षेत्र हैं। ऊपर आप जाइए तो बलिराजगढ़ चले जाइए, और भी मधुबनी जिले में चले जाइए, दरभंगा में बहुत क्षेत्र हैं। मुझे तिलकेश्वर जाने का अवसर मिला। तिलकेश्वर में एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर था। जब बात और उस पर मैं रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कर्नाट वंश के समय का मंदिर है। तो मिथिला में जब हम जाते हैं तो शुरू में जनकों का राज मिलता है, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व से पहले का जो इतिहास हम देखते हैं, जिसमें हम दार्शनिक प्रकार की प्रवृत्ति देखते हैं, उपनिषदों की रचना देखते हैं। बाद में शासनकाल में बहुत स्पष्ट इतिहास में नहीं आता, बाद में जितने वंश आए उनके अधीन मिथिला का क्षेत्र रहा। गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं, मौर्य काल के भी अवशेष मिलते हैं, और बाद में फिर जाकर पाल वंश के बाद कर्नाट वंश का उदय होता है और मिथिला फिर से एक अलग एंटिटी के रूप में उभरती है। उसमें महत्वपूर्ण स्थान सिमराव है जो उस समय के इतिहास को परिभाषित करता है, और बाद में कर्नाट के बाद मेवाड़ आए और फिर दरभंगा राज की स्थापना होती है। इस प्रकार से मिथिला के इतिहास को हम देखते हैं। सारे चिन्ह अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। अब बात अगर हम करेंगे तो इसमें सबसे जो सांस्कृतिक विरासत है मिथिला की, एक तो स्थानों पर बिखरी पड़ी है, लोग जानते नहीं हैं। एक उत्खनन ने बता दिया कि कितना प्राचीन हो सकता है, तो संभावनाएं असीम है। लेकिन सांस्कृतिक के साथ साथ जो उत्खनन में मिल सकता है, अगर सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो मिथिलाक्षर भी अत्यंत प्राचीन है। जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे बंगाली स्क्रिप्ट है या असमी स्क्रिप्ट है, तो इनका ओरिजिन मिथिलाक्षर से ही होता है। और आज मिथिलाक्षर लोग भूल गए हैं, मिथिलाक्षर का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन 100 साल पूर्व तक भी लोग मिथिलाक्षर का प्रयोग करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, जो अब हमें सोचना होगा। जैसे अब बात करते हैं, जब मिथिला की हम बात करेंगे तो इतना प्राचीन क्षेत्र, ज्ञान में उन्नत क्षेत्र, लेकिन बहुत सारे जो शिलालेख मिलते हैं उसको पढ़ने में भी दिक्कत है, जो मिथिलाक्षर में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार जो और चीज़ें हम देखेंगे तो पहले भी हमने देखा कि मिथिला की महिलाएं बाकी इतिहास में अगर अन्य क्षेत्रों से कंपेयर करेंगे तो मिथिला में प्रमाण मिलता है कि वैदिक काल से ही अधिक प्रखर थी, मुखर थी। तो उसमें संगीत भी उस प्रकार का एक परंपरा निश्चित रही होगी। पेंटिंग्स की परंपरा थी जो गांव में लोग प्रयोग करते थे, और आज मिथिला की पेंटिंग्स पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इस क्षेत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम लोग अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट करें, जानें, समझें, तो इस क्षेत्र के इतिहास को हम अच्छे से जानेंगे। वो तो इतिहास की बात हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, बट युवाओं पे हम आते हैं कि युवा उसके लिए क्या, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस भूमि का महत्व क्या था। जब हमने कहीं बात कही ज्ञान का उत्कर्ष यदि कहीं मिला तो इसी क्षेत्र में मिला, लेकिन अगर आज जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान युवा वर्ग है, उसमें कुछ लोग निश्चित ही बहुत अच्छे होंगे, देश विदेश में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, पर जो जिस प्रकार की अग्रणी भूमिका इस क्षेत्र ने ज्ञान के क्षेत्र में निभाई थी, क्या ईमानदारी से अगर हम सोचें तो हम आज निभा पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों की स्थिति की बात करें, क्या स्थिति है, सभी लोग अवगत हैं। बचपन में मेरा गांव में आना जाना होता था, और उस समय छात्रों को मैं देखता था, मेहनत करने की प्रवृत्ति कम थी। लोग शॉर्टकट्स ढूंढने के प्रयास में रहते थे। परीक्षा भी देनी हो तो चाहते थे कि कोई अन्य व्यक्ति उनके स्थान पर परीक्षा दे दे, इस प्रकार के तिक्रम भी लगाते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, आपने देखा किस प्रकार टेलीविजन पे भी टॉपर्स आए और उनकी क्या दुर्दशा हुई। तो युवा वर्ग में पढ़ाई के प्रति जो एक पहले जिस क्षेत्र ने कभी याज्ञवल्क्य को जन्म दिया, गार्गी जैसे वाचस्पति ने वहाँ पर विद्या का प्रसार किया, वैसे क्षेत्र में जहाँ विद्यापति हुए, अगर आज के युवा भटकते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, परिश्रम करने नहीं चाहते हैं, तो बड़ी ही दुखद बात है। तो इस पर हमें सोचना होगा। अगर हम सोचेंगे अच्छे से तो जो व्यवस्था में कमी है, चाहे विद्यालय स्तर पर शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उनको भी प्रेरित करना होगा, क्योंकि शिक्षक पे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य में किस प्रकार के हमारे लोग बनेंगे।
जो भी शिक्षक हैं, यदि जो भी उनमें सामर्थ्य में कमी है, उसके लिए भी समाज को आगे बढ़ के सोचना होगा। जो सक्षम है उनको मार्गदर्शन देना, प्रदान करना होगा, समझाना होगा कि भविष्य उनके कंधों पर निर्भर करता है। शिक्षकों के अलावा जब उच्च शिक्षा की बात करें तो किस प्रकार से पढ़ाई होती थी, बहुत पुरानी बात नहीं है। जब मैं भी अपने पुराने लोगों से बात करता था तो उस समय नकल की तो कोई बात ही नहीं करता था, बड़ी अच्छे से पढ़ाई होती थी। लेकिन अगर लोग प्रयास करते हैं, परीक्षा केंद्र पे जाइए तो देखिए कितने लोग बाहर बैठे मिलते हैं। क्या ही है, जिस भूमि में ने कभी ज्ञान का उत्कर्ष देखा, उस भूमि में इस प्रकार के अगर दृश्य दिखेंगे तो भविष्य कैसा होगा। सबसे पहली बात, एजुकेशन इन द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड इन द स्पिरिट ऑफ नॉलेज। केवल परीक्षाएं पास करने के लिए जिस दिन हम शिक्षा की बात करेंगे तो उसका कोई अर्थ रह नहीं जाता। शिक्षा से हमें ग्रहण करना है, ज्ञान ग्रहण करना है, और ज्ञान ऐसा ग्रहण करना है जिससे हमारी सोचने के तरीके बदलें, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आए और भविष्य में अच्छे नेतृत्व हम दे सकें। अपने क्षेत्र की भूमिका तभी उज्जवल होगी जब वास्तविक रूप से हम शिक्षा को ज्ञान के लिए उसका उपयोग करेंगे, और उसमें बिना परिश्रम के यह संभव नहीं है। तो परिश्रम करना होगा, व्यवस्थाएं निर्मित करनी होंगी, जहाँ व्यवस्थाओं में कमी है उसको सुधारना होगा, सुदृढ़ करना होगा, और जो उस परंपरा ने जो हमें प्रेरित करती है उसको अगर जीवंत रूप में हम देखना चाहते हैं तो तभी संभव है जब वर्तमान में उससे प्रेरणा लेकर उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो किसी भी बात पर जिस क्षेत्र में इतनी अग्रणी ज्ञान की भूमिका रही हो, आज हम एक नहीं दिखते। अगर आप राजनीति को ले लीजिए तो उसमें निश्चित रूप से आप देखते हैं किस प्रकार से खंड खंड, जाति जाति बांट कर लोग राजनीति करते हैं। तो एक बात हुई, लेकिन राजनीति के अलावा भी यदि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो हर व्यक्ति जानने को उत्सुक है कि वे दूसरे व्यक्ति किस समूह का है, किस जाति विशेष का है, किस समुदाय विशेष का है। इस प्रकार की भावना को लेकर जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से उदय नहीं होगा। मिलजुल कर हमको एक रूप में चलना होगा, वैसा चलना होगा, इस संकल्प के साथ चलना होगा कि हम प्राचीन काल से प्रेरणा ग्रहण करें। ज्ञान में जो भूमि कभी जिसने उत्कर्ष प्राप्त किया उसके भविष्य को भी हम उतना उससे अधिक उज्जवल बनाएं और उस प्रकाश को सर्वत्र फैलाएं। तभी संभव है जब हमारी दृष्टि में एक रूपता होगी, समता होगी। तो शिक्षा के बाद एक समता की भावना मन में जब आएगी, जब हर व्यक्ति जो आगे है प्रयास करेगा कि जो पीछे हैं उनको भी हम साथ लेकर चलें, अच्छी भावना के साथ चलें, और जो खंड खंड में बांट कर देखने का जो तरीका है इसमें युवाओं को परिवर्तन लाना होगा। आप जब भी मिलेंगे ये तभी होगा जब प्रयास आप अपने स्वयं से प्रारंभ करेंगे। किसी अन्य से अपेक्षा अगर करेंगे तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाइए, देखने का नजरिया बदलिए। आपकी अगर देखने की जो तरीका है उसमें परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन तय है, होकर रहेगा। तीसरी बात, जब पांडव स्थान की हम बात कर रहे थे तो पांडव स्थान उस काल में भी व्यापार चलता था, पश्चिमोत्तर से चलता था। धीरे धीरे आप जाएंगे तो देखेंगे उद्योगों की भारी कमी है। और क्यों कमी है? बीच में कई उद्योग बने, बहुत सारे बंद हो गए। मैं समस्तीपुर जाता था तो वहाँ पर पुरानी फैक्ट्रीज थी जिसमें जो बंद हो गई थी। कहीं ना कहीं एक भावना, जो उद्यमिता की भावना थी, जो प्राचीन काल में थी, उसमें एक मेरी भयानक कमी आ गई। लोग शॉर्टकट्स देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं कि इस प्रकार से किसी प्रकार से मेरी नौकरी लग जाए। अरे भाई, तुम नेतृत्व की क्षमता रखते हो, जॉब्स क्रिएट करने की क्षमता रखते हो, दिमाग तो लगाओ, सोचो, चीज़ों को देखो। अभी आप देखिए आजकल इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। पहले जैसे बात करने में हम लोग आज कितने आराम से बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। पूर्व में ये संभव था क्या? संभव नहीं था। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी से किस प्रकार से दूर बैठकर भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी संभावना इससे आती है। तो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम सोचेंगे तो कुछ नए नए हम उद्यम सोच सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर सकें। उसके अलावा हार्डकोर जो हमारी कृषि है, बहुत अच्छी कृषि की क्षमता है, और कृषि के जो पदार्थ होते हैं उसको किस प्रकार से हम इस प्रकार से निर्मित करें जिससे उनकी प्रोसेस्ड कॉस्ट बढ़े और उसका प्रचार हम अच्छे से करें। मिथिला के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मखाना ही है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, तो उसको किस प्रकार से मार्केटिंग हो। सरकार भी उसमें बहुत सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, रिसर्च यूनिवर्सिटी भी बनी है। लेकिन इस पर अगर युवा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे किस प्रकार से इन प्रोडक्ट्स को हम अच्छे से इनका व्यापार हो सकता है, तो निश्चित ही बहुत बड़ी क्षमता उसमें उभर के आती है। टूरिज्म की बात, बहुत सारे क्षेत्र हैं, समस्तीपुर में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, अन्य जिलों में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बहुत प्राचीन हैं,
लेकिन उनके बारे में लोकल डिस्ट्रिक्ट में भी लोग नहीं जानते, तो पर्यटक क्या आएंगे? तो उनको प्रचारित करना होगा। और विशेष रूप से जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है वो वेदांत की है। लेकिन अगर आप पूछोगे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ दो, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको आप चिन्हित कर सकते हो कि यहाँ पर कभी उपनिषद की प्रेरणा रही होगी या उस प्रकार की बात रही होगी। जब मैं दरभंगा में पोस्टेड था तो लोगों ने बताया कि एक गांव है जिसका नाम है जोगियारा, और लोग कहते हैं कि कभी याज्ञवल्क्य ऋषि यहीं रहते थे। बहुत सारे गांव हैं जिसके नाम कालिदास से जुड़े हुए हैं, उस प्रकार के भी गांव हैं जिसके बहुत ही प्राचीन विद्वानों से उनके नाम मार्कंडेय ऋषि से जुड़े हुए हैं। तो इसको थोड़ा सोचना होगा किस प्रकार से हम एक सर्किट बना सकें, और सर्किट में जो व्यक्ति कुछ प्रेरणा ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए लाइव सेशंस हो उपनिषद पे, उस तरह की म्यूजियम्स हो, लोग जाएं, सोचें। इस पर अगर हम सोचेंगे तो एक तो बात वो सरकारी स्तर से हो सकती है। दूसरी बात, इसमें टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए केवल सरकारी स्तर से ही नहीं, अन्य प्रयासों से भी कुछ चीज़ें इस प्रकार की बन सकती हैं। सर्किट बन सकता है जो मिथिला सर्किट होगा, तो बिल्कुल पुरानी चीज़ों को याद करते हुए उसको हम प्रचारित कर सकते हैं, और उसमें जो रोड्स हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार हो। और बहुत अच्छी बात है कि दरभंगा में भी एयरपोर्ट है समस्तीपुर के पास, और पटना एयरपोर्ट से बहुत दूर तो है नहीं, तो अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है। भविष्य में अगर हम उस संभावना को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से अगर निर्मित हो जाए जिसमें पर्यटक आकर्षित हों, तो वेदांत और योग इन दोनों चीज़ से बहुत लोग आकर्षित हो सकते हैं। आप देखते होंगे किस प्रकार बिहार स्कूल ऑफ योग है मुंगेर में, तो बहुत लोग विदेशों से भी आते हैं। लेकिन अगर उपनिषद की हम बात करेंगे तो फिलॉसफी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ पर लोग प्रेरणा ग्रहण करने आए और समझें कि किस प्रकार से वो रचना हुई थी। तो उस पर अगर हम सोचेंगे तो निश्चित ही बहुत ही उसमें हम उनको जोड़ सकते हैं। उपनिषद केंद्र में हम मिथिला पेंटिंग्स को भी साथ में उसकी वर्कशॉप लगा सकते हैं। एक ओवरऑल स्कीम जिसमें कि पुरानी चीज़ें जो हमारी थी वो डॉक्यूमेंटेड हों, और उसमें लाइव सेशंस जिसमें लोग जाकर पार्टिसिपेट कर सकें, वर्कशॉप्स हों, उसको देखने लोग जाएं किस प्रकार से पुराने लोग रहे थे। एक गांव, उसमें एक मॉडल गांव हो, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ों पर हम सोच सकते हैं। तो संभावना बहुत है हमारे पास भविष्य के लिए। इंडस्ट्रीज बनाने की संभावना है अगर हम उद्यमिता के साथ, नई सोच के साथ प्रयास करें। तो अंत में जो मैं बात कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि मिथिला बड़ा प्राचीन क्षेत्र है, और मिथिला में एक ऐसी प्रेरणा विद्यमान है जो भविष्य को बदल सकती है। आवश्यकता आज के युवाओं को समझने की है, और जो 3 E's की मैंने बात कही, एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षा, समता, उद्यमिता, नई सोच के साथ, पुरानी प्रेरणा के साथ वर्तमान को देखें। भविष्य में अगर हम योगदान देना चाहेंगे तो उसके लिए संकल्प लें, और निश्चित रूप से अगर हम मिलजुल कर अच्छी भावना के साथ प्रयास करेंगे तो भविष्य बदलेगा। अक्सर हम लोग बहुत निराशावादी हो जाते हैं, लगता है कुछ हो नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ों पे राजनीति होने लगती है। अरे भाई, जिसको करना है करने दो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो और देखो। निश्चित अगर सकारात्मक प्रयास होंगे तो भविष्य बदलेगा। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं चाहूँगा युवाओं के बीच सकारात्मक संदेशों का प्रसार हो। निश्चित रूप से हम अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।